दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको एक नए राहुल गांधी से मिलवाने जा रहा हूँ। राहुल गांधी जितने राजनीतिक और दार्शनिक व्यक्तित्वों से प्रभावित हैं, उसमें मान्यवर कांशीराम भी हैं। और वो अक्सर कहते हैं कि मैं कांशीराम के विचारधारा, दलित अधिकारों के उनके संघर्ष और उनके मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने लेकिन इसे कभी बहुत मुखर होकर के नहीं कहा, लेकिन कांशीराम के दलित अधिकारों के मुद्दे को, उनकी कार्यशैली को वो अपने भीतर धीरे धीरे जज्ब करते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि जब वो दलितों, पिछड़ों या आदिवासियों के मुद्दों पर बात करते हैं तो उनके भीतर का एग्रेशन दिखाई पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी कई बार ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वो दरअसल वो परिवर्तन की आकांक्षा है। वो इन हाशिए के तबकों को सत्ता में पहुंचाने की ललक है जो राहुल गांधी को एग्रेसिव बनाती है। वैचारिकी में तो उन्होंने जिस तरह से ढाला है कांशीराम को, आपको याद होगा कि कर्नाटक में उन्होंने नारा दिया, जितनी आबादी उतना हक। ये मान्यवर कांशीराम का पुराना नारा है जिसे नए रूप में राहुल गांधी ने कहा। कांशीराम ने उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर, जिसे उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया, उन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और कांशीराम इस बात को भी जानते थे कि देश के लोकतंत्र को किसने जीवंत बनाया है। उन दलितों, वंचितों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ों, अति पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने, जो लोकतंत्र को, अपने देश को और संविधान को बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि संविधान जिस किताब का नाम है, उसने सदियों से चले रहे असमानता, अन्याय और शोषण की व्यवस्था को खत्म करके, भले ही वो लिखित रूप में हो, एक समता परक और न्याय आधारित समाज और लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था की, जिसने मनुष्य को मनुष्य बनाया। दलित, शूद्र और महिलाएं तो मनुष्य में भी नहीं गिनी जाती थी, इनको मनुष्य बनाया। तो जाहिर तौर पर ये तबका उस संविधान को बहुत प्रेम करता है और इसीलिए लोकतंत्र के उत्सव माने चुनाव की प्रक्रिया में सबसे बड़े तादाद में वो प्रतिभाग करता है। राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में एक नया प्लान तैयार करने जा रहे हैं, मेगा प्लान। उत्तर प्रदेश वो जमीन है जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, जहां 21.5% केवल दलित है। और अगर अति पिछड़े को इसमें जोड़ दें, अल्पसंख्यक 18% से ज्यादा, ये तादाद भी बिहार की तरह 85 और 87% पहुंचती है। लेकिन जिस दलित गौरव यात्रा को, दलित गौरव संवाद को मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि पर, उनके स्मरण दिवस पर 9 अक्टूबर को शुरू करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, ये दरअसल प्लान राहुल गांधी का है, मेगा प्लान। ये दलित कांग्रेस का बेस वोट हुआ करता था, जिसने कांग्रेस के अपने खुद के जनाधार को और उसके लोकतांत्रिक कलेवर को, लोकतांत्रिक उसके एस्पिरेशन को जिंदा रखा, जीवंत बनाया। लेकिन जो समाज है, वो समाज में बदलाव बड़ा धीरे धीरे होता है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में बोलते हुए अपने अंतिम भाषण में 25 नवंबर 1949 को कहते हैं कि अब किसी आंदोलन और क्रांति की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि संविधान में वो सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं जिसके जरिए सामाजिक लोकतंत्र यानी सोशल डेमोक्रेसी और आर्थिक समानता स्थापित होगी। समाज थोड़ा दूसरे ढंग से काम करता है और समाज में जो सामंती ताकतें थीं,
जो परंपराएं थीं, जो रूढ़ियां थीं, वो इतनी आसानी से नहीं बदलती हैं। उसके लिए एक बड़ी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और साथ ही साथ एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो खुद परिवर्तन की आकांक्षा रखता हो। नेहरू शायद इस बात को महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके ही अपने भीतर के कांग्रेस के एक सिस्टम ने उनका उस तरह से साथ नहीं दिया और ब्यूरोक्रेसी ने भी एक तरह से उनका साथ नहीं दिया। तो जो बदलाव होना चाहिए था, जितना तेज बदलाव होना चाहिए था, वो बदलाव नहीं होता है। और यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर न सिर्फ कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं हिंदू कोड बिल के सवाल पर, आपको पता होगा, बल्कि वो आगे चल कर के इस संविधान से कहीं नाराज भी होते हैं। जो लोग ये उदाहरण देते हैं, खास करके संघी, कि डॉक्टर अंबेडकर तो कहते थे कि ये संविधान अगर सबसे पहले कोई मिटाएगा तो हम होंगे। नहीं, संविधान बनाने वाला क्या संविधान को मिटाने की बात करेगा? कभी नहीं। उनमें जो एग्रेशन था, जो गुस्सा था, क्योंकि जितना आसानी से बदलाव वो देखना चाहते थे, समाज में जो परिवर्तन वो करना चाहते थे, उसमें रुकावटें डालने वाले जो लोग थे या वो सिस्टम उस तरह से काम नहीं कर रहा था, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को ये गुस्सा आया था। लेकिन वही डॉक्टर अंबेडकर देश के संविधान, लोकतंत्र और जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके साथ शिद्दत के साथ खड़े हुए थे। और यही वजह है कि वो एक आरपीआई का गठन करना चाहते थे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का, और फिर उसके जरिए सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के सपने को साकार होते हुए देखना चाहते थे। लंबे समय तक वो दलित समाज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहता है, लेकिन मानवर कांशीराम के उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक आंदोलन के बड़ा रूप लेने के बाद और जब बीएसपी का गठन हुआ 1984 में, उसके बाद 1989 में कांग्रेस पार्टी बेहद कमज़ोर हो गई और 1989 से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आज तक नहीं बनी। दलितों ने कांग्रेस का जब साथ छोड़ा तो कांग्रेस पार्टी लगातार कमज़ोर होती चली गई। बीएसपी का मूवमेंट वो राजनीतिक सत्ता की तरफ बढ़ा। पहले 3 बार गठबंधन में सरकार बनी, मायावती मुख्यमंत्री हुई, लेकिन चौथी बार 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है मायावती की, 206 सीटें उन्होंने हासिल की। वहाँ से बीएसपी का डाउनफॉल शुरू होता है 2012 के बाद, जब उन्होंने अपने पार्टी के तमाम राजनेताओं को निकाल करके बाहर कर दिया। वे दलित और पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों की लीडरशिप, वो नेता जो जमीन से उठ करके आए थे, जिन्हें कांशीराम ने तैयार किया था, जिनको ट्रेनिंग दी थी, जिनको कैडर दिया था, जो बूथ से लेकर के और बड़े बड़े संगठनों में, बड़े बड़े सभाओं में लोगों को जागृत करने के लिए भाषण देते थे। उनमें एक राजनीतिक समझ थी, एक सांगठनिक समझ थी। उन्हें मायावती ने या तो बाहर कर दिया या वो बाहर चले गए। जाहिर तौर पर उसके बाद दलित एजेंडा भी धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगा। दलितों पर अत्याचार पहले से ही हो रहे थे, वो और ज़्यादा बढ़ गए। कांग्रेस में खास करके राजीव गांधी ने दलितों के अत्याचारों पर रोक लगाने के लिए एक एक्ट बनाया 1989 में, SC/ST एक्ट। उस एक्ट के आने से जो दलितों का उत्पीड़न हो रहा था उसमें जाहिर तौर पर कुछ कमी आई, अंकुश लगा। जो सवर्ण सामंती थे, जो जमींदार थे, जो उत्पीड़नकारी थे, उनमें थोड़ा भय व्याप्त हुआ। लेकिन जब सरकार नहीं, एजेंडा नहीं, विचारधारा नहीं, तो जाहिर तौर पर वो उत्पीड़न भी बढ़ा। और जो एट्रोसिटी एक्ट है उसे नरेंद्र मोदी ने तो बिल्कुल ख़त्म करने की साजिश ही रच डाली थी। दलितों को सड़क पर आने पड़ा। दर्जन भर दलित नौजवान मारे गए, उनकी शहादत हुई।
सैकड़ों लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, तब जाकर के वो SC/ST एक्ट बहाल हुआ, वरना ये संघी सरकार, ये हिंदुत्ववादी सरकार तो दलितों के लिए जो उनकी सुरक्षा का कवच था उसे भी खत्म करना चाहती थी। परिस्थितियां बहुत दूर तक पहुंच गई हैं और अब कांग्रेस पार्टी फिर उस जनाधार की तरफ बढ़ रही है, उसे वापस लाने के लिए एक पूरी संरचना तैयार कर रही है। लेकिन ये जो हुआ है वो कोई अचानक नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी को सुध थोड़ा देर से आई है। एक और जानकारी मुझे मिली थी पिछले दिनों कि भारतीय जनता पार्टी का जो दलित प्रकोष्ठ है वो उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच में कांशीराम के सांस्कृतिक आंदोलन को, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर के जा रहा है। आंदोलन क्या करेगा, वो कार्यक्रम ही करेगा जिसमें दलित या बहुजन नायक नायिकाओं के बारे में जिक्र होगा, उनके अस्मिता के बारे में थोड़ा जिक्र होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो दलितों के अधिकारों की हत्यारी है। वो सिर्फ दलित वोट बैंक बनाने के लिए, दलितों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि मायावती ने उसे धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी ने उसे धोखा दिया, ये कहने के लिए वो जाएंगे। लेकिन उन्हें चेतना से लैस बनाना, उन्हें अधिकारों के प्रति सजग करना और संघर्ष के लिए तैयार करना, ये या तो कांशीराम ने किया था या अब राहुल गांधी का वो मेगा प्लान तैयार करने जा रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सर्वा रह चुके हैं। अब उनके सर्वा मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कर्नाटक के बहुत दिग्गज, बहुत अनुभवी राजनेता जो दलित समुदाय से आते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में 50 साल से वो सक्रिय हैं। वो भी इस यात्रा से जुड़े तो इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी अपने संकल्प को, अपने उद्देश्य को पूरा कर सकती है। इसका जो प्लान है, बाराबंकी से ये शुरू हो रही है कांशीराम के पुण्यतिथि के दिन, यानी 9 अक्टूबर को, और ख़त्म होगी 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन, जिस दिन संविधान पारित हुआ था। तो क्या ये बाबा साहब के उस वचन को, उस संकल्प को, उस स्वप्न को पूरा करेगी? जब बाबा साहब ने कहा था कि ये जो दलित वंचित तबका है वो सैकड़ों सालों से गुलामी का बोझा ढोते ढोते थक चुका है और अब ये सत्ता पाना चाहता है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने इस दलित गौरव संवाद के जरिए दिल्ली के लाल किले पर दलित प्रधानमंत्री के लिए कोई संकेत करना चाहती है? और अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को इससे बहुत बड़ा नफा होने जा रहा है, बहुत बड़ा उसका लाभ होने जा रहा है। लेकिन मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। ये जो प्लान किया गया है दलित गौरव संवाद का, इसके लिए स्थानों का चुनाव बहुत जरूरी है। ये बाराबंकी के बजाय अगर लखनऊ के उस जगह से शुरू हो जहां पर वीरांगना उदा देवी ने शहादत दी थी। उत्तर प्रदेश में 3 से 3.5% पासी समाज है और उनकी नायिका हैं उदा देवी, और इसी लखनऊ में लखन पासी। यहाँ से ये यात्रा शुरू हो सकती है और जितने बहुजन नायक नायिकाएं हैं, वो झांसी में वीरांगना झलकारी बाई, उस कोरी समाज की नायिका जिसकी तादाद 3.5 से 4% है, वहाँ पर भी वो यात्रा जानी चाहिए, उन इतिहास के पन्नों को, उन इतिहास के टुकड़ों को याद करते हुए। वो बहराइच भी, जहाँ सोहेल देव पासी, वो ज़मीन, वहाँ पर भी वो जानी चाहिए। तो इस यात्रा का जो, इस संवाद का जो प्लान है, और इसमें खास तौर पर दलित लीडरशिप को आगे करना चाहिए। दलित लीडरशिप इसके जरिए पैदा किया जाना चाहिए, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। अब जो 89 से लेकर के 2023 में हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर, दलित केवल और केवल टोकन की राजनीति के जरिए वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं जुड़ सकता, और उस पार्टी के साथ तो कतई नहीं जिसने अपना मूल आधार खो दिया था। कांग्रेस पार्टी में तब दलित आसानी से जा सकता था कि अगर उसके साथ सवर्ण तबका होता, जो आज बीजेपी के साथ है। यानी कांग्रेस के पास वजन नहीं है।
तो ऐसे में दलित ये चाहता है कि उसकी लीडरशिप हो, उसका एजेंडा हो और उसके प्रति सम्मान का भाव हो। ये तीन बिंदुओं पर अगर कांग्रेस पार्टी इस गौरव संवाद को आगे लेकर के चलती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का ये जो मेगा प्लान राहुल गांधी का है ये बड़ा सफल होगा, ये जरूरी है। और इसलिए मैं इस बात को दोहराऊंगा कि ये सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि ये टोकनिज्म है, ये केवल प्रतीकों के लिए है। और राहुल गांधी तो वो हैं जिन्होंने सीना ठोक करके पार्लियामेंट में ओबीसी महिलाओं के लिए अधिकारों की बात की, महिला आरक्षण बिल पर लगातार वो कास्ट सेंसस की बात करते आ रहे हैं, ओबीसी एजेंडे को लगातार उन्होंने उठाया। उसी तरह से आदिवासियों के मुद्दे पर लगातार वो बोलते रहे। तो ये जो कांग्रेस का दलित गौरव संवाद कार्यक्रम है, इसमें दलितों का नेतृत्व, दलितों के अधिकारों का मुद्दा और दलितों के सम्मान का मुद्दा जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इससे मजबूत होगी और दलित उसके साथ जुड़ेगा। और आखिरी में मुझे नेहरू याद आते हैं। जब फूलपुर से वो चुनाव लड़ते थे तो कई दलित गायक उनके मंच पर गीत गाते थे कि अब लोकतंत्र आ गया है, हमारा राज कायम हो गया है, स्वराज आ गया है, अब हमको भी चावल खाने को मिलेगा, अब हमको भी पढ़ने को मिलेगा, अब हमको भी हवाई जहाज में बैठने को मिलेगा। आज का जो दलित है, राहुल गांधी के लिए हमारे एक दर्शक ने, आप में से ही किसी मित्र ने नाम लिखा कि राहुल अंबेडकर गांधी। इसी में वो कांशीराम के विचारों को लेकर के जो चर्चा करते रहे हैं। राहुल गांधी अगर दलितों के आज के मुद्दों को जोड़ते हैं इस गौरव संवाद में, जहां उसकी लीडरशिप होगी, वहीं रामराज के शब्दों को थोड़ा बदल करके कह रहा हूं कि इस पार्टी में, इस सरकार में और हमारे स्वराज में हमारी लीडरशिप होगी, हमारे अधिकारों की बात होगी और हमारे सम्मान की बात होगी, तो ये दलित उसी खुशी के साथ, उसी स्वाभिमान के साथ और पूरे हिम्मत के साथ इस लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और कांग्रेस पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए इस दलित संवाद में शामिल ही नहीं होगा, बल्कि 24 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंक देगा और दिल्ली के लाल किले पर मल्लिकार्जुन खड़गे को या राहुल गांधी को पहुंचा करके दलित स्वाभिमान का और बाबा साहब के सपने को साकार करेगा। शुक्रिया।